पुनः आपका स्वागत है। हम लोग स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में कर्मभूमि उपन्यास का संवेदना और शिल्प की दृष्टि से चित्रण हम आज करेंगे। हम ये जानेंगे कि कर्मभूमि उपन्यास में संवेदना और शिल्प किस रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। आइए चित्रण करते हैं। कर्मभूमि उपन्यास जो प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद जी एक सामाजिक साहित्यकार है और सामाजिक साहित्यकार होने के कारण सामाजिक समस्याओं से उनका सरोकार रहा है। सामाजिक समस्याओं को वह महसूस किए हैं और महसूस करने के कारण ही उन समस्याओं को, उन संवेदनाओं को उन्होंने अपने लेखनी का विषय बनाया। लेखनी के विषय बनाने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य यही था कि पाठक और जो जनता इन सबसे अनभिज्ञ है, जो आने वाली पीढ़ियां इन सारी वातावरण से अनभिज्ञ होंगी, सारी समस्याओं से अनभिज्ञ होंगी, उनको वह बताना ही उनका उद्देश्य है। सबसे पहले संवेदना का अर्थ हम जानते हैं कि संवेदना है क्या। अगर हम इसको जान लेंगे तो बाकी अपने आप जान लेंगे। संवेदना का अर्थ होता है वह अनुभूति या बोध। संवेदना यानी कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जिसका हमें बोध हो रहा है, जिसका हमें ज्ञान हो रहा है, वह सुख और दुख दोनों होते हैं। विशेषतः दुख या किसी दूसरे के दुख को देख करके जो अनुभूति होती है वही संवेदना है, या जो हमारे भीतर जो अनुभूतियां होती हैं, जो बोध होता है, वही संवेदना है। कर्मभूमि उपन्यास में संवेदना अत्यंत मार्मिक रूप से प्रकट होती दिखाई देती है। इसको समझने के लिए आसान तरीके से इसको बांट दिया गया है और प्रमुख रूप से जिसकी संवेदनाएं, जिसकी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। यदि समस्या होगी तो संवेदना अवश्य ही होगी। कर्मभूमि उपन्यास में अनेक समस्याओं को उजागर किया गया है और उन समस्याओं के अंतर्गत ही संवेदना भी सम्मिलित है। सबसे पहले नारियों की संवेदना। 1932 के समय कर्मभूमि उपन्यास के रचना काल के समय नारियों का जो स्तर था अत्यंत ही निम्न स्तर का था। प्रारंभ में उन्हें अत्यंत यातनाओं का सहन करना पड़ता था, उनका शोषण होता था, उनके अधिकारों का हनन किया जाता था और पुरुषों के वर्चस्व के अनुसार ही उन्हें हर अपने कार्य करने होते थे, जिसको बाद में प्रेमचंद जी सुधरता हुआ दिखाते हैं। उपन्यास के अंत में सुधा के माध्यम से, नैना के माध्यम से, मुन्नी के माध्यम से उसमें परिवर्तन होता दिखाई देता है। कर्मभूमि उपन्यास में मुन्नी की जो संवेदना है अत्यंत ही मार्मिक है। मुन्नी जो निर्दोष है, गोरों के अत्याचार का शिकार होती है और निर्दोष होने के बाद भी समाज से वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाती जिसकी वह हकदार है। निर्दोष है लेकिन फिर भी समाज की यातनाएं इसको सहना पड़ता है। इसके अंदर इतनी हीनता आती है कि अपने पति से भी दृष्टि नहीं मिला पाती, अपने पति और पुत्र से विमुख होने लगती है, अलग होने लगती है, सबके प्रति से उदासीन होती दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त नैना की भी संवेदना उपन्यास में दिखाई देती है। उस समय जब पति मनीराम नैना को तिरस्कृत करता है, उपेक्षित करता है, नैना अंदर ही अंदर व्याकुल होती है, बेचैन होती है, लेकिन अपनी बात को कह नहीं पाती। एक समय वह भी आता है जब नैना का विवाह मनीराम से होने के लिए ठीक हो जाता है, तो नैना मनीराम के स्वभाव को जानती है कि मनीराम किस प्रकार का है, परंतु फिर भी वो अपने पिता से अपनी मन की बात को नहीं कह पाती। सामाजिक व्यवस्था जैसी जिस प्रकार की थी, नारियों को जिस प्रकार की शिक्षा दिए जाते थे कि आपके जीवन का निर्णय सब आपके पिता ही लेंगे, इस तरह से अनेक स्त्री पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी नारियों की संवेदनाओं को कर्मभूमि उपन्यास में दिखाते हैं। अछूतों की संवेदना। अछूतों की समस्या व्यापक थी। समस्याएं होंगी, व्यक्ति दुखी होगा तो संवेदनाएं जागृत होंगी। अछूतों
को किसी भी तरह का कोई अधिकार न था। अत्यंत ही दयनीय दशा थी। निम्न स्तर का जीवन स्तर था। निम्न स्तर के जीवन के साथ साथ तिरस्कार और अपमान भी उन्हें सहना पड़ता था, उपेक्षित होना पड़ता था। इनको सबसे अंत तब हो जाता है इनके तिरस्कार का जब इन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, पूजा पाठ से भी इनको दूर रखा जाता है। उस समय इनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है और जिससे निपटने के लिए, जिससे छुटकारा के लिए प्रोफेसर शांति कुमार सुखदार इत्यादि आंदोलन करते हैं और अंततः अछूतों को उनके अधिकार दिलाते हैं। इस तरह उपन्यास में अछूतों की संवेदना की साकार होती दिखाई दी है। किसानों की संवेदना। किसान जो दिन रात खेतों में काम करते हैं, पसीने से तरबतर रहते हैं, गर्द की एक धूल उनके शरीर पे जमी रहती है, ऐसे किसानों की दुर्दशा थी। लगान अत्यधिक वसूल किया जाता था और इतना लगान जितना इनकी उपज न थी, उपज से अधिक लगान थी। किसान दिन रात इसी चिंता में निमग्न रहते थे कि किस प्रकार से वह लगान चुकाएंगे, क्योंकि उपज कम थी और जितनी उपज थी उसके भाव भी एकदम कम थे। स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि घर की वस्तुओं को बेच करके लगान चुकाना पड़ता है, जिसको अमरकांत और महंत जी के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस उपन्यास में अमरकांत और महंत जी की जब मुलाकात होती, जब भेंट होता है, तो इसी किसानों के दुर्दशा को लेकर ही होता है, इसी लगान की समस्या को लेकर ही होता है, जिसमें अमरकांत महंत जी से लगान मुक्त होने की बात करता है। लगान मुक्त न भी हो तो लगान कम करने की बात करता है ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस तरह से किसानों की संवेदना और उनकी समस्या को प्रेमचंद जी कर्मभूमि उपन्यास में ज्वलंत मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी किसानों के पक्षधर हैं, किसानों के वकील हैं, किसानों के मसीहा हैं और इसी कारण वह किसानों की इस दशा का चित्रण करना अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझते हैं। मजदूरों की संवेदना। मजदूर दिन रात काम करते हैं, फिर भी बदले में उन्हें वह परिश्रमी प्राप्त नहीं होती जिसके हकदार हैं। उसमें भी इनकी कटौती होती है, बात बात में इनको उपेक्षित किया जाता है, इनका शोषण होता है, यहाँ तक कि इनकी जमीनें ले ली जाती हैं, इनके आवास का भी कोई प्रबंध नहीं होता है, जिसको प्रेमचंद जी दिखाते हैं। और उसी आवास के लिए, उसी जमीन के लिए सुखदा जेल जाती है, आंदोलन करती है और अंततः वह जेल जाती है। पारिवारिक जीवन में संवेदना। पारिवारिक जीवन की अनुभूतियां, पारिवारिक जीवन के सुख दुख, इस पारिवारिक जीवन के साथ ही उपन्यास शुरू होता है। जब उपन्यास प्रारंभ होता है तो एक परिवार का ही दृश्य आता है। वो उस परिवार में अमरकांत, समरकांत, नैना, सुखदा इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक जीवन में जो संवेदनाएं हैं, जो सुख दुख हैं, उन सबका चित्रण प्रेमचंद जी करते हैं। पारिवारिक जीवन में जब स्नेह की कमी होती है, जब प्रेम विश्वास कम होता है, तभी संवेदनाएं उत्पन्न होंगी, तभी परिवार में टकराव होता है। इसको प्रेमचंद जी बहुत सुंदर तरीके से दिखाए हैं कि उसी स्नेह, उसी विश्वास के अभाव में प्रारंभ में परिवार टूटता है और उसी स्नेह से, उसी विश्वास से अंत में परिवार जुड़ जाता है, सभी सदस्य एक साथ हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान की संवेदना। हिंदू मुसलमान की जो संवेदना है वह तब भी थी और आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। हिंदू और मुसलमान की संवेदना को सकीना, अमरकांत, सलीम, इन तीन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं। सकीना के माध्यम से, सलीम के माध्यम से और अमरकांत के माध्यम से। तीनों पात्र हिंदू मुस्लिम संवेदना को उजागर कर रहे हैं। अमरकांत हिंदू है, सकीना मुसलमान है, सलीम मुसलमान है। अमरकांत एक मुसलमान लड़की से प्रेम करता है और एक मुसलमान का मित्र है, वो भी ऐसा मित्र जो सुख दुख का साथी है। ऐसी प्रेमिका जिसको प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करता है, परिवार छोड़ देता है, अपना जन्म स्थान छोड़ देता है। तो प्रेमचंद जी
दिखा करके सकीना से प्रेम जोड़कर और सलीम के साथ मित्रता कराकर ये हमें बताना चाहते हैं कि हम ये हिंदू मुस्लिम भाव से ऊपर उठ करके भी जीवन यापन कर सकते हैं। यही संवेदना, यही जातिगत बात होती है कि सकीना का विवाह अमरकांत से नहीं होता है। इस तरह से अनेक समस्याओं और अनेक संवेदनाओं के साथ प्रेमचंद जी कर्मभूमि उपन्यास को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि हम इसमें निहित समस्या को जान सकें, उनसे अवगत हो सकें और उन किस प्रकार से उनसे छुटकारा मिले, इसका निवारण का प्रबंध हम कर सकें। संवेदना और शिल्प की दृष्टि से शिल्प में हमारा वही आएगा जो हमारे उपन्यास तत्व है, जो हम लोग औपन्यासिक तत्वों के विषय में पढ़े थे, वही हमारे शिल्प में है। यानी कथानक संयोजन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, देश का वातावरण, उद्देश्य। इन 6 तत्वों को हम उपन्यासिक तत्व के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। संक्षेप में कथानक संयोजन पे विचार करें तो कथानक संयोजन अत्यंत सुगठित है, सशक्त है, प्रभावशाली है और एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। अमिट छाप छोड़ना अर्थात उपन्यास हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उसका एक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है जो कभी खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। और जिस उद्देश्य से प्रेमचंद जी ने सृजन किया उपन्यास था, वह उद्देश्य साकार होता दिखाई देता है। उपन्यास के कथानक में ग्रामीण और नगरीय दोनों अंचल का सुंदर चित्रण है। दोनों अंचल की जो समस्याएं हैं वह अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र का परिचय भी हम लोग पिछली कक्षाओं में प्राप्त किए थे, फिर उपन्यास तत्व में भी इसको पढ़े थे। पात्र, हर एक पात्र नगरीय हो या ग्रामीण हो, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई देते हैं। अपने वाणी के माध्यम से, अपने वार्तालाप के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। संवाद योजना, संवाद योजना जो प्रमुख है, संवाद योजना अत्यंत ही प्रभावशाली है, सहज है, सरल है, मार्मिक है, भावात्मक है और संवाद ही पूरे उपन्यास को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भाषा शैली साधारण बोलचाल की भाषा है। ग्रामीण, देशज, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, तत्सम, तद्भव इत्यादि भाषा का प्रयोग कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। देश काल वातावरण, देश काल वातावरण 1932 का वातावरण है और 1932 में व्याप्त हर एक समस्या और उन समस्याओं के निवारण के लिए हो रहे प्रयास का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। उद्देश्य, प्रेमचंद जी का कर्मभूमि उपन्यास सृजन के पीछे उद्देश्य यही है कि हम उस तात्कालिक वातावरण से परिचित हों और परिचित होने के बाद उस वातावरण से छुटकारा के लिए हम समाधान ढूंढें और अपने देश के अतीत के विषय में हमें ज्ञात हो। इस तरह उस संवेदना और शिल्प के स्तर पर कर्मभूमि उपन्यास का चित्रण करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी का कर्मभूमि उपन्यास अत्यंत ही सुंदर रूप में, एक सफल कृति के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में कर्मभूमि उपन्यास महत्व और मुक्ति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।